पर ही पंहिंजे घर वञी पंहिंजे माउ पीउ खां पुछे त डॉक्टर कादिर मक्सी केरु आहे। तहलका अंगेज खबर, बात अब मां और बहन तक आ गई। कौम परस्त रहनुमाओं की धमकी और मामला क्या हुआ है कि वो बुच्चर ऑफ हैदराबाद और बहुत अरसे बाद अंदर की खबर, एमक्यूएम लंदन की राब्ता कमेटी के इजलास में क्या हुआ, किस किस की लेटर्स आए, एक अंदर की एक तहलका अंगेज कहानी आपको देने वाला हूं। बाप का बेटे को इनकार, जरदारी ने क्या मना कर दिया। एक जज के व्हाट्सएप की कहानी हमारे सामने आई है। आरिफ अलवी के बेटे कहां पहुंचे हैं, खबर देने वाला हूं। खालिद मकबूल किसकी हिमायत में आ गए और किसका जिक्र नहीं किया। जाली नोट कहां आए हैं, नैब ने कार्रवाई की लेकिन नाम क्यों छुपाए हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको देने वाले हैं तहलका खेज खबरें, और वो खबरें के जो अब तक आपने नहीं सुनी होगी। एमक्यूएम लंदन का एक इजलास हुआ, उस इजलास के अंदर की कहानी आपको देने वाला हूं जो बहुत ही बड़ी कहानी है। हुआ क्या, मामला क्या हुए और किस तरीके से हुए, साथ साथ फाइलें लेकर वजीर आला सिंध पहुंच गए हैं शहबाज शरीफ के सामने। क्या वाकई में सिंध का मामला इतना संगीन हो गया है और अब बराह रास्त शिकायतें की जा रही है। गवर्नर से सहाफी ने क्या पूछा और फिर किसने मां बहन की गाली दी है, ये सारी बातें आज के प्रोग्राम में शामिल रखने वाला हूं। लेकिन उन सब के लिए हमेशा की तरह डरिएगा नहीं, झिझकिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कोई लापता नहीं करेगा। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। सबसे बड़ी और सबसे अहम कहानी आपको देने वाला हूं। गुज़िश्ता 10 सालों के बाद एक ऐसी कहानी हुई है जो मेरे सामने आई है, और वो कहानी क्या हुई है, एमक्यूएम लंदन के इजलास के अंदर क्या हुआ है और 10 साल बाद एकदम एक बहुत बड़ी पॉलिसी के अंदर तब्दीली क्या हुई है, ये एक ब्रेकिंग न्यूज आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले कुछ और बातें भी हम जरा सी कर लेते हैं। इस खबर को मैं आपको जरूर दूंगा, लेकिन जरा सी कुछ अहम खबरें जो रनिंग न्यूज थी, जो बहुत अहम न्यूज थी। कादिर मक्सी साहब, डॉक्टर कादिर मक्सी मुसलसल बयानात दिए जा रहे हैं और 12 अप्रैल को उन्होंने कराची में जलसे का कहा है। मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि 12 अप्रैल वो ही तारीख है कि जब आफाक अहमद ने यहां पर आने का कहा था और आफाक अहमद ने सफेद झंडा मुहिम की थी और उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उनके लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो अब इस बार 1 साल के बाद क्या 12 अप्रैल को कादिर मक्सी को इजाजत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। मगर मामला यह हुआ कि कादिर मक्सी ने 3 दिन पहले गवर्नर सिंध पर काफी तनकीद की थी, जिस पर गवर्नर सिंध का यह जुमला आया था कि जी कादिर मक्सी साहब बिल्कुल आए, अगर रमजान में आएंगे तो उन्हें हम समोसे खिलाएंगे और उसके बाद आएंगे तो अब फिर उन्हें हम हलीम खिलाएंगे। लेकिन अब मामला बढ़ गया और मामला इस हद तक शदीद हो गया है कि जब एक इंटरव्यू के दौरान कादिर मक्सी से ये बात पूछी गई कि गवर्नर ने ये कहा है, और तो फिर उनका जुमला ये था कि गवर्नर से कहो कि अपनी माँ और जाकर पूछे कि कादिर मक्सी कौन है। पर ही पंहिंजे घर वञी पंहिंजे माउ पीउ खां पुछे त डॉक्टर कादिर मक्सी केरु आहे। यकीनी तौर पर यह वो जुमला था कि जो कि लघु मायने में इस्तेमाल होता है। आज हुआ ये कि एक गवर्नर सिंध जो कि इस्लामाबाद गए हुए थे, आज कराची आए और इफ्तार का प्रोग्राम था। लेकिन इफ्तार के बाद वो एक खिताब करते हैं। जब वो खिताब करते हैं तो खिताब के दौरान ही एक अजीब सा वाकया पेश आया और हुआ ये कि खिताब के बाद वो चले जाते हैं, लेकिन कुछ सहाफी एकदम से आ गए स्टेज पर और उन्होंने ये कहा कि गवर्नर खिताब के दौरान ही चले जाएंगे, तुम के सवालात रह जाएंगे। जब एकदम से सहाफी स्टेज पर आ गए तो कामरान कसूरी साहब ये सोचने लगे कि एकदम स्टेज पर क्या है, लेकिन एकदम से एक सहाफी ने सवाल पूछ लिया कि कादिर मक्सी ने आपके मुतालिक ये माँ बहन का लफ्ज इस्तेमाल किया। तो उन्होंने कहा, कामरान कसूरी ने, आपके वालिदैन के हवाले से उन्होंने कुछ कहा। माँ बाप से पूछूं कि कादिर मक्सी कौन है तो मेरी हैदराबाद की माएँ चीख चीख के कह रही हैं कि वो बुच्चर ऑफ हैदराबाद है। और बोले आप वहां पर बाप तो घुमाया, उन्होंने कहा कि मैंने तो हलीम खाने का कहा था, लेकिन अब वो जिस तरीके के बयानात दे रहे हैं अब उनका मामला है। लेकिन ये मामला इस हद तक नहीं रुके हुए। आज जो मामला चल रहे थे उसमें एक बड़ी बात यह हुई कि वजीर आला सिंध आज एक बहुत बड़ी फाइल लेकर इस्लामाबाद चले गए और इस्लामाबाद जब वो गए तो वहां पर शहबाज शरीफ साहब से उन्होंने जो मुलाकात की उसमें इसहाक डार भी मौजूद थे, उसमें राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे और यहाँ से वजीर आला सिंध गए थे। हैरतअंगेज तौर पर चमचहीते वजीर नहीं गए थे,
थे, जिसमें शर्जील इनाम मेमन वगैरह, नासिरुद्दीन शाह वगैरह नहीं गए थे, बल्कि वजीर आला सिंध गए थे। अब क्या वहां पर उन्होंने क्या मामला किए? गुज़िश्ता कई दिनों से सिंध हुकूमत यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वफाक के दरमियान एक खिंचाव की कैफियत मौजूद थी, और बार बार जरदारी साहब और उनके करीबी लोग ये बार बार इस बात का इजहार कर रहे थे कि कहीं ये सूबे का जो मुतालबा किया जा रहा है उसके पीछे वफाक तो नहीं है। और आज इसी हवाले से शर्जील इनाम मेमन ने बार बार इस बात का कहा कि वफाक को हम जिम्मेदार समझते, क्योंकि वफाक के वुज़रा सूबे और तकसीम की बात कर रहे हैं, तो वफाक इस हवाले से जवाब दे। तो क्या वजीर आला सिंध ने वहां पर एमक्यूएम के हवाले से गुफ्तगू की है? वजीर आला सिंध ने क्या वहां पर गवर्नर के हवाले से गुफ्तगू की है? हमारी जादूगरनी ने वहां पर हमें यह बात बताई है कि इन दोनों मामला पर गुफ्तगू नहीं हुई है। वजीर आला सिंध की तरफ से इन दोनों मामला पर गुफ्तगू नहीं हुई है, बल्कि बहुत सारे फंड्स और अगले जो 3 महीने रह गए उसमें जो फंड रिलीज नहीं हुआ है तो उसके हवाले से गुफ्तगू की गई है, ये मैं आपको बता रहा हूं। मगर एक और खबर जो उससे भी आगे की खबर है और जो बहुत सारी खबरें अभी रह जाती है, तो जरा सा आप देखिएगा और सुनिएगा और जरा समझिएगा। एक बहुत अहम मामला, आपको याद होगा कि एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान ये जो तनाव की कैफियत बनी थी, उसमें एमक्यूएम के लोगों से सिक्योरिटी वापस ले ली गई थी, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अली अमीन गंडापुर से ले ली गई थी। लेकिन अब हुआ यह कि एमक्यूएम के दरमियान इख्तलाफात को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैश करवाना चाहती है। और वो कैश किस तरीके से करवाना चाहती है? उन्होंने इब्तदाई तौर पर मुस्तफा कमाल साहब, अनीस कायम खानी साहब, फारूक सदार साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, इन 4-5 की इन्होंने सिक्योरिटी दे दी। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि चुपके से एमक्यूएम पाकिस्तान के लोगों को सिक्योरिटी दे दी, पीएसपी के जो एमपीएस थे उनको सिक्योरिटी नहीं मिली है। तो दर हकीकत आप देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर देनी थी तो भाई दोनों को दे देते, नहीं दी। क्यों? क्योंकि ये बात वाजे करना चाह रही थी कि जनाब यहां पर इख्तलाफात बढ़े। लेकिन पीएसपी के जो एमपीएस हैं उसमें चाहे उनके 5-6 एमपीएस के आप नाम ले लीजिए, इफ्तिखार साहब जो उनके पार्लिमानी लीडर है एमक्यूएम पाकिस्तान के, उनकी सिक्योरिटी भी बहाल नहीं की गई और कई लोगों की सिक्योरिटी नहीं दी गई। तो मामला जो है वो इन दोनों के दरमियान तनाव को भी भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यही बात थी कि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कल एक जगह पर इंटरव्यू दिया, और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जब एक जगह पर इंटरव्यू दिया और उनसे जब ये पूछा गया कि ये इख्तलाफात मौजूद है, तो इन्होंने फिर वही बात को घुमा दिया और कहा कि जनाब इस वक्त हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, एमक्यूएम के इख्तलाफात की बात मत करें, आप पाकिस्तान की बात करें, आप पाकिस्तान की बात करें। लेकिन दर हकीकत ये इख्तलाफात का सिलसिला अब भी मौजूद है, दोनों को साथ तो बिठाया गया है, लेकिन ये अभी तक मामला उसी तौर पर है। इसकी सबसे बड़ी वजह बताऊं कि अब तक पीएसपी फैक्टर ने अपने 28 तारीख को जो उन्होंने प्रोग्राम करना है, यानी कि 28 मार्च को जो प्रोग्राम का अनाउंसमेंट किया हुआ था, उससे अभी तक दस्तबरदार नहीं हुए, उससे लाताल्लुकी नहीं की, और एमक्यूएम पाकिस्तान ने अब तक उस जलसे की ना हिमायत की है ना इसकी मुखालफत की है। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। आगे आइए अब बड़ी खबर की तरफ। हुआ ये कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ बहुत बड़ा मामला हुआ है, और मामला हुआ है एमक्यूएम लंदन के अंदर अल्ताफ हुसैन साहब के राब्ता कमेटी के अंदर, और बहुत बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं। हुआ यह है कि अब एमक्यूएम लंदन ने एक बहुत बड़ा फैसला किया, और बहुत बड़ा फैसला हुआ है चंद दिन पहले। एमक्यूएम लंदन ने यह फैसला किया है कि वो तमाम कारकुनान के जिन्होंने अल्ताफ हुसैन साहब को बराह रास्त अपने माफी नामे भेजे थे, और वो तमाम लोग के जिन्हें माफीनामे के बाद जिन्होंने उनके अहकामात पर अमल किया। अब कहानी क्या है जरा सा मैं आपको बता रहा हूं। आपको याद है कि पिछले दिनों एक मामला हुआ था और एक खातून अंबर खान नैंसी साहिबा ने अल्ताफ हुसैन साहब से माफी मांगी थी, और उसके बाद अल्ताफ हुसैन साहब ने उन्हें माफ किया और बाकायदा एमक्यूएम में दोबारा शमूलियत उन्होंने इख्तियार की। लेकिन ये कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। हमारी जादूगरनी ने ये इत्तला दी है कि एमक्यूएम ने उन तमाम कारकुनान को कि जिन्होंने 1 साल पहले या कई महीनों पहले उन्हें दरख्वास्त की थी कि उन्हें माफ किया जाए, जो कि एमक्यूएम या पीएसपी का हिस्सा बन गए थे और अब दोबारा एमक्यूएम के साथ, एमक्यूएम लंदन के साथ फाल होना चाहते हैं। एमक्यूएम लंदन ने उन सब लोगों से यह कहा कि आप लोग तमाम के तमाम लोग जिन्होंने ये दरख्वास्तें दी हैं वो ना एमक्यूएम पाकिस्तान का हिस्सा रहे, ना पीएसपी का हिस्सा रहे, ना पीएस पार्टी का हिस्सा रहे, बल्कि वो अपने घरों को बैठ गए। जब वो लोग घरों को बैठ गए तो अब एमक्यूएम की राब्ता कमेटी का एक 3.5 घंटे का इजलास हुआ, जिसमें हर एक नाम को चेक किया गया। वो तमाम लोग थे जिन्होंने पिछले 3 से 4 महीनों के अंदर या गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान बाकायदा तौर पर उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, जिनकी दरख्वास्तें आई हुई थी, और जिन्होंने फॉलो किया कि वो अपने घरों पर बैठे रहे और उन्होंने किसी
और एमक्यूएम लंदन के अलावा किसी और सरगर्मी में हिस्सा नहीं लिया, उन सब की स्क्रूटनी की गई और स्क्रूटनी करने के बाद उन सबको माफ करने के बाद उन सबको दोबारा से एमक्यूएम लंदन में फाल होने के लिए कहा गया है। अब मेरी इतलात यह है, मेरी जादूगरनी की इतलात यह कि करीबन कोई काफी सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं, कराची, हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, मीरपुर खास, इन सब इलाकों के कई ऐसे लोग हैं कि जिनको बराह रास्त कल राब्ते किए गए और उन सब से कहा गया है कि जिन्होंने ये माफिया एक्सेप्ट किए और जिन्होंने इस अहकामात पर अमल किया है वो दोबारा से एमक्यूएम लंदन के अंदर फाल हो सकते हैं और बाकायदा वो अपने इलाकों के जो जिम्मेदारान हैं उनसे राब्ता करें। सो जो कहानी मेरे पास आई है अंदर की वो ये आई है कि एमक्यूएम लंदन ने अपने 10 साल के अंदर अपनी पॉलिसी में एक बड़ी चेंज लाई है। उससे पहले एमक्यूएम की तरफ से ये बात कही गई थी, एमक्यूएम लंदन की तरफ से बात कही गई थी कि जो लोग दूसरी पार्टियों में चले गए हैं या जिन्होंने उस वक्त 2016 के बाद अल्ताफ हुसैन साहब के साथ गद्दारी की है उन सबको दोबारा शामिल नहीं किया जाएगा, ये उनकी पॉलिसी थी। लेकिन अब इस पॉलिसी के अंदर एक बहुत बड़े स्क्रूटनी अमल के बाद एक नया टर्न आया है। अब इस नए टर्न के बाद एमक्यूएम लंदन किस तरीके से काम करेगी, क्या पॉलिसीज होगी रमजान के बाद, ये बहुत बड़ी कहानी आपको बता रहा हूं। ये अंदरूनी जराए ने मुझे बहुत जादूगरनी ने बिल्कुल कंफर्म इत्तला दी है कि एमक्यूएम लंदन रमजान के बाद एक बड़ी ताकत के साथ अपने उन तमाम पिछले कारकुनान को वापस लेकर अपनी सरगर्मियों का आगाज करने की तरफ जा रही है। ये खबर दे रहा हूं मैं आपको कि वहां पर ये सूरत हाल हुई है और ये मामलात वहां पर हुए हैं। अगली खबर आपको और दे रहा हूं। एक और बड़ा मामला यह हुआ है कि आज नैब ने पिछले कुछ दिनों से बड़ी कार्रवाई की और नैब ने जुमा बोर्ड के पास तकरीबन 9 अरब रुपए की मालियत की जगह एक टेक्सटाइल मिल से खाली करवाई है जिसके ऊपर बड़े बड़े नाम शामिल थे। इसमें रेलवे और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कई लोगों की इस वक्त इंक्वायरी हो रही है और करीबन 9 अरब रुपए का ये मामला है। एक और बड़ी बात मैं आपसे कहना भूल गया, कल हमने एक प्रोग्राम किया था कि जिसमें एक मीडिया बाइंग हाउस के 76 करोड़ रुपए का स्कैंडल था। वो वीडियो हमने दी थी और उसमें हमने तमाम शवाहिद रखे थे। उस वीडियो के खिलाफ बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन की और कंप्लेन कर यूट्यूब ने वो वीडियो हटा दी है। मैंने नहीं हटाई है, वो वीडियो यूट्यूब ने हटाई है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें जो भी मामला थे उसे दुरुस्त कर सके। हमने उसके लिए एक्शन के लिए अप्लाई किया हुआ है कि यूट्यूब दोबारा से उस वीडियो को बहाल करे, तो वो वीडियो वहां से डिलीट हुई है। खैर, एक और बड़ी बात यह है कि जाली करेंसी, सिंध हाईकोर्ट, भाई सिंध वकीलों का मसला आ गया और सिटी कोर्ट के अंदर बेतहाशा जाली नोट चलना शुरू हो गए। तो अब सिटी कोर्ट ने स्टेट बैंक से कहा है कि भाई बाकायदा आप यहां पर आ जाए और यहां पर चेकिंग करें कि वकीलों को जाली नोट कौन दे रहा है। अब जाली केस तो बनते ही रहते हैं, बहुत सारे शुरफा बनाते रहते हैं जाली केस। अब जाली केस के बाद ये मामला सामने आए हैं कि जनाब वहां पर किया जाए। एक और बड़ी मामला ये हुआ है कि अलीमा खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान इस वक्त मामला संगीन हो गए और यहां तक हो गए हैं कि अलीमा खान साहिबा ने बड़े बड़े रहनुमाओं को लथाड़ कर रख दिया है। यहां पर इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल करने की बातें कही जा रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर का इंतशार इस वक्त इस हद तक बढ़ चुका है कि तहरीक इंसाफ किसी एक फार्मूले पर नजर नहीं आ रही है और तहरीक इंसाफ के जहां तक के उनके चेयरमैन जो इस वक्त हैं बैरिस्टर गौर, उनके साथ भी अलीमा खान साहिबा की लबो लहजा जो है वो बड़ा तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। आइंदा दिनों के अंदर तहरीक इंसाफ की तफरीक मजीद गहरी और मजीद बड़ी होती जा रही है। मगर इस सारी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ के वो चेहरे जो जिस जमाने में तहरीक इंसाफ की पहचान रहे हैं, इसमें एक नाम था साबिक सदर आरिफ अलवी का। इस वक्त इस्लामाबाद नहीं, कराची नहीं, बल्कि वो मौजूद है अमेरिका के अंदर और उनका बेटा इस वक्त अदालत के अंदर गया था और आज अदालत ने उनसे कहा है कि उसका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाला जाए, यानी कि उसे भी वापस भिजवाया जाए। अब कहानी यहां पर नहीं रही। एक और कहानी बाप और बेटे की कहानी है। आसिफ अली जरदारी साहब ने मोहसिन नकवी साहब को जब वो वजीर आला पंजाब बने थे तो कहा था ये मेरा बेटा है। तो ये जो बेटा है अब उसके मामले से काफी तनाव की कैफियत पाई जा रही है। कल एक खबर चलवाई गई और चलवाई ये गई कि बाकायदा एक काबीना का इजलास बाकायदा पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी के सारे बड़े बैठे हुए थे और उसमें किसी ने कहा कि तरक्याती कामों के लिए मोहसिन नकवी को कमेटी के अंदर डाला जाए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने कह दिया कि नहीं, हम मोहसिन नकवी को नहीं बनने देंगे और उसके बाद मोहसिन नकवी को नहीं बनाया गया। आपको लगता है कि ये फैसला आसिफ अली जरदारी की मर्जी के बगैर हुआ होगा? आमतौर पर इस तरह के इजलास में ऐसा ही होता है। मोहसिन नकवी किसकी फरमाइश लेकर आए थे कि उन्हें डाला जाए और मोहसिन नकवी को जरदारी साहब ने क्यों मना करवाया है, ये पैगाम किसके लिए दिया है? आइंदा के लिए बड़ी खबर ये बनेगी,
دیکھتے رہے گا. ابھی کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے, آباد رکھے, سلامت رکھے, قائم رکھے. اجازت دیجیے گا. اللہ کے بعد.